नमस्कार दोस्तों, जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के प्रधानमंत्री की। जैसा कि व्यवहारिक रूप से आप जानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली पद है और सभी कार्य प्रधानमंत्री ही करता है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से ये कहा गया है कि केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति अपने उन कार्यों का प्रयोग करने के लिए एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। व्यवहारिक रूप से जो राष्ट्रपति का पद है वह केवल संवैधानिक प्रमुख का है। वास्तविक रूप से कार्यपालिका की सभी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इतने महत्वपूर्ण पद के लिए भारत के संविधान में केवल 3 अनुच्छेद में चर्चा की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। पहला तो अनुच्छेद 74 है, जो ये कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 इस बात की व्यवस्था करता है। संविधान का अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और तीसरा अनुच्छेद इसके बारे में है अनुच्छेद 78, जो ये कहता है कि राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री का व्यवहार कैसा होगा। केवल 3 अनुच्छेदों के बारे में इसमें बताया गया है भारत के पूरे संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में। पहले हम 74 की चर्चा करें। 74 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री का चयन उस दल द्वारा किया जाता है जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यानी जिस भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, उस पार्टी के सभी नेता अपना एक प्रमुख चुनेंगे और उस प्रमुख को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेगा। सन 1950 से लेकर के आज तक प्रधानमंत्री के चयन के लिए मुख्यतः 4 पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती हैं। 4 स्थितियां होती हैं जिससे प्रधानमंत्री का चयन होता है। पहली स्थिति तो यह है कि स्वयं जनता द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि जनता प्रधानमंत्री के पद के लिए मतदान करेगी। इसका यह मतलब हुआ कि जब किसी एक नेता किसी एक व्यक्ति के नाम पर कोई राजनीतिक दल या कोई गठबंधन चुनाव लड़ता है और उस गठबंधन को या उस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाए, तब ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुना गया है। जब किसी राजनीतिक दल का कोई भी एक व्यक्ति या किसी भी गठबंधन का कोई व्यक्ति उसके नाम पर चुनाव लड़ा जाता हो, तब ये कहा जाता है कि यह चुनाव जनता द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में किया गया है। जैसे कि 1952 में, 1957 में, 1962 में पंडित नेहरू के समय में, 1971 में और 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नाम पर, 1984 में राजीव गांधी के नाम पर, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर और 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़े गए। यानी ये लोग जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव ये कह सकते हैं कि जनता द्वारा चुना गया है। वो
दूसरी कंडीशन होती है कि जब एक आम सहमति के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन किया जाए। आम सहमति के आधार का मतलब ये हुआ कि सभी दल बाद में एक सहमति बना लें और उस सहमति के आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा जाए। जैसे 1964 में शास्त्री जी के नाम पर, 1967 में इंदिरा गांधी, 1977 में मोरारजी देसाई, दिसंबर 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, जून 1991 में नरसिम्हा राव, मई 1996 में देवगौड़ा और 1997 में इंद्र कुमार गुजराल जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, यह आम सहमति के आधार पर नियुक्त हुए थे। तीसरी कंडीशन है कि बहुमत दल में नेता पद के चुनाव में चयन किया जाए। यानी कि जो बहुमत का दल है उसमें से किसी एक व्यक्ति का नाम नेता पद के लिए चयनित किया जाए। जैसे 1966 में जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, दो विकल्प थे लोगों के सामने, उस दल के सामने दो विकल्प थे, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। इन दोनों लोगों के बीच में से इंदिरा गांधी का चयन किया गया प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो जो बहुमत प्राप्त दल है उस दल में से किसी 2-3 लोगों में से किसी एक लोग का चयन किया जाए, ऐसी पद्धति प्रधानमंत्री के चयन में की जाती है। और चौथी कंडीशन होती है कि लोकसभा में अगर दलीय स्थिति स्पष्ट न हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के पास इस बात का विवेकाधिकार होता है कि वो जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। आमतौर पर ऐसी परंपरा रही है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है। तो ऐसी कंडीशन में 1979 में चौधरी चरण सिंह, नवंबर 1990 में चंद्रशेखर का चयन ऐसी स्थितियों में किया गया था। मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी का चयन ऐसी स्थिति में किया गया था। अक्टूबर 1999 में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी का चयन ऐसी स्थिति में किया गया था। और मई 2004 में मनमोहन सिंह का चयन ऐसी परिस्थिति में हुआ था जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था, तो जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया। तो जो इसके चयन और नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 75 में प्रावधान है, उसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसका यह तात्पर्य कतई नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। सामान्य प्रथा ऐसी है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। यानी कि आम चुनाव के बाद लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है वह पार्टी अपना एक नेता चुनती है और उस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जब आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो और तो राष्ट्रपति एक परंपरा बना लिया गया है कि जो सबसे बड़ा दल होगा या जो सबसे बड़ा गठबंधन होगा उस सबसे बड़े दल या सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जिस भी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है अगर प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तो ऐसी स्थिति में वो कहता है कि वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर ले। ऐसी परिस्थिति 1979 में चौधरी चरण सिंह के समय में आई। ऐसी परिस्थिति 1989 में बीपी सिंह के चयन में आई। ऐसी परिस्थितियां 1991 में नरसिम्हा राव के समय में आई।
ऐसी परिस्थितियां 1996 और 98 में अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में आई, जब लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में इन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और बाद में इनसे कहा गया कि ये बहुमत अपना लोकसभा में साबित करें। जब कार्यरत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, मान लीजिए कोई मंत्रिपरिषद काम कर रही है, उस मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ऐसी परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और ऐसी कंडीशन आने पर राष्ट्रपति विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। जब वर्तमान मंत्रिपरिषद कार्यरत न रह जाए, वर्तमान मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, ऐसी परिस्थिति में जो विपक्ष का नेता है, उस विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति इस बात के लिए आमंत्रित कर सकता है कि वह प्रधानमंत्री पद ग्रहण करे, या ऐसे दल को आमंत्रित कर सकता है जिसे कई दलों का बहुमत प्राप्त हो जाए, कई दलों के सहयोग से वो सरकार बनाने की कंडीशन में पहुंच जाए। क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, इसका मतलब ये है कि दूसरे पक्ष को ज़्यादा बहुमत है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में जादुई आंकड़ा 272 का है, यानी कि जिस भी दल के पास 272 प्लस सांसद रहेंगे, उसी दल का प्रधानमंत्री होगा। तो अगर एक ने अपना विश्वास खो दिया है, इसका मतलब दूसरे के पास 272 का आंकड़ा है। तो प्रधानमंत्री पद की योग्यता सिर्फ इतनी है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, कि ऐसा कभी हुआ है कि विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया हो कि भाई विपक्ष का नेता आए सरकार बना ले? जी हाँ, 1979 में जब मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दिया तो विपक्ष के नेता वाईबी चौहान को इस बात के लिए आमंत्रित किया गया कि आप चाहें तो सरकार बना लें, परंतु उन्होंने इससे स्पष्ट इनकार कर दिया और उसके बाद कई दलों के समर्थन प्राप्त नेता चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि विपक्ष के नेता वाईबी चौहान को इस बात के लिए आमंत्रित किया गया था कि वो चाहें तो सरकार बना सकते हैं। अब प्रधानमंत्री पद की योग्यता सिर्फ इतनी है, कोई विशेष योग्यता नहीं है, सिर्फ इतनी योग्यता है कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। और साधारणतया यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य न हो तो, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं है, ऐसी परिस्थिति में तो क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, परंतु ऐसी कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लोकसभा का सदस्य नहीं है, उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो उसे 6 मास के अंदर लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा। यानी कि फिर से हम इस परिस्थिति पर विचार करें तो क्या प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता अनिवार्य योग्यता है कि उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए? अगर कोई नहीं है तो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 मास के अंदर उसे लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा। 1967 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उस समय वह राज्यसभा की सदस्य थी, बाद में वो लोकसभा की सदस्य हुई। और इसी तरह 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, तब वह लोकसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने लोकसभा की सदस्यता ग्रहण की। यानी कि प्रधानमंत्री पद के लिए इन परिस्थिति, अभी तक की जो कहानी है उसमें स्पष्ट है कि उसे लोकसभा का नेता होना चाहिए, मतलब उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अब यह अनिवार्य नहीं है कि उसे लोकसभा का सदस्य होना ही जरूरी है। क्या कोई ऐसी भी परिस्थिति है कि जब कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य न हो और वो प्रधानमंत्री भी बन जाए? तो संविधान में यह बताया गया है कि वस्तुतः उसे दोनों सदनों, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। जैसे 1997 में जब इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय वह राज्यसभा के सदस्य थे और पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में वो राज्यसभा के ही सदस्य रहे। 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उस समय वह राज्यसभा के सदस्य थे और राज्यसभा के सदस्य ही रहे, मतलब वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। अगर कोई व्यक्ति, एक तो हो गया लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, दूसरा हो गया राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, तीसरी शर्त यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है
तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे 6 मास के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, जैसे 1996 में एच.डी. देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री की पदावधि कितनी होती है। जिस दिन ये पद ग्रहण करता है उस दिन की तिथि से लोकसभा के अगले चुनाव के बाद, मतलब आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उसका कार्यकाल जब तक अगली लोकसभा के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता है तब तक वह अपने पद पर रहता है। आमतौर पर चूंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, इसलिए माना जाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर वह चाहे तो इससे पूर्व भी वह त्यागपत्र देकर के अपने पद से हट सकता है, या लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तब वह अपने पद से हट सकता है, या उसे राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त कर दिया जाए तब वह अपने पद से हट सकता है। यानी कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उस व्यक्ति का कार्यकाल इस्तीफा न देने, अविश्वास प्रस्ताव न पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा न हटाए जाने की परिस्थिति में उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्य क्या है। पहली बात तो यह है कि वो मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, यानी जिस भी व्यक्ति को वो चाहे उस व्यक्ति को वह मंत्री बना सकता है। वह किसी भी मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर सकता है, और त्यागपत्र अगर वो स्वीकार करता है तो ऐसी स्थिति में वह राष्ट्रपति के पास इस बात के लिए भेज सकता है कि फलाने मंत्री का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाए। जिस मंत्री का वो चयन करता है उस मंत्री के विभाग के बंटवारे का, कि किस मंत्री को, किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, विभाग के बंटवारे का कार्य प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री चूंकि मंत्रिमंडल का प्रधान है, इसकी अगर मृत्यु हो जाए अथवा यह पद त्याग कर दे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाती है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ से संबंधित जितनी भी कार्यवाहियां होती हैं उन सब की सूचना राष्ट्रपति को दे दे, और अगर राष्ट्रपति किसी मामले पर प्रधानमंत्री से कोई चीज जानना चाहता है तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को अविलंब इसकी सूचना दे। वह साथ ही साथ मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करता है, और मतलब संघ से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं कार्यपालिका के, वह सभी प्रधानमंत्री करता है। अभी तक भारत में 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। पहले तो जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी इंदिरा गांधी। इन 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। गुलजारी लाल नंदा ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, एक बार 1964 में और एक बार 1966 में। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया है। 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने विश्वास मत प्राप्त करने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया है, वो थे चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने विश्वास मत हासिल करने में असफलता प्राप्त की, इसलिए उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, वो विश्वास मत नहीं प्राप्त कर सके। अभी तक के रूप में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 2 से ज़्यादा बार का कार्यकाल अपना पूरा किया है। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि विश्वास मत क्या है और अविश्वास मत क्या है। विश्वास प्रस्ताव ऐसे प्रस्ताव को कहते हैं जब सदन का नेता यानी कि प्रधानमंत्री इस बात के लिए प्रस्ताव रखता है कि सदन का मुझ में कितना विश्वास है। यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा दिया जाता है
और अविश्वास प्रस्ताव वो विपक्ष के द्वारा दिया जाता है। विश्वास मत प्राप्त होने की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति विश्वास मत प्राप्त कर लेता है तो प्रधानमंत्री पद पर बना रहता है, और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हमने आपसे चर्चा की प्रधानमंत्री के बारे में, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। नमस्कार।